रामराज मिशन की एक उच्च स्तरीय समिति पहलगाम के दौरे पर गई थी और वहां से आकर उसने अपने जो रियल फैक्ट्स हैं उनकी एक फाइंडिंग तैयार की। होना यह चाहिए था कि यहां पर कश्मीरी पंडितों को वापस भेजा जाता, जो गए नहीं, तो जम्मू रीजन के लोगों को दूसरी जगह इस क्षेत्र में जनसंख्या को बैलेंस करने की प्रयास करना चाहिए था। जो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, क्योंकि 370 हटने के बाद भारत का कोई भी नागरिक वहां पर जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है, तो भारत के अंदर ऐसी बहुत सी ग्रुप्स हैं, ऐसी कम्युनिटीज हैं जो वहां जाकर रह सकते थे और सारी जमीन की मालिक, चूंकि केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते भारत सरकार हो गई थी और भारत सरकार उनको वहां बसा सकती थी। लेकिन भारत सरकार ने ये 5 वर्ष ये निकाल दिए और कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। हां, ये प्रयास किया कि उस क्षेत्र का जबरदस्त विकास किया है, वहां पर बहुत अच्छी सड़कें हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है ताकि वहां पर पर्यटक भी आ सके और लोगों का जीवन आसान हो सके, फोर्सेज भी आ जा सके। फोर्सेज पहले की तुलना में घटाई गई हैं क्योंकि वहां पर राज्यपाल का शासन होने के समय काफी शांति स्थापित हो चुकी थी। अब हम वहां कुछ चीजों को नोट करके लेकर आए हैं जिन पर आज हम यहां चर्चा करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है वो है वहां पर कि कश्मीर घाटी की 24 विधानसभा सीट आरक्षित है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। अर्थात हम जो पीओके है, पीओके की 24 विधानसभा सीट खाली हुए हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर। हम मानते हैं कि पीओके हमारे भारत का ही हिस्सा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यही है और हमारे मानचित्र के अंदर भी यही है। अब पीओके के अंदर जो 24 विधानसभा हैं, यहां पर वहां के लोग न तो पाकिस्तान के लिए वोट डालते हैं और न भारत में वोट डालते हैं, उनका कोई मताधिकार वहां पर नहीं है। इसके अलावा पीओके के लोग यदि बाहर कहीं जाते हैं तो पाकिस्तान से उन्हें पोस्ट पासपोर्ट मिलकर वीजा मिलता है, यानी उनको इनडायरेक्टली पाकिस्तान का नागरिक माना जाता है, जबकि वो हमारे भारत की प्रजा है, भारत के नागरिक है। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारी जो फोर्सेज हैं वो पीओके में तैनात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो बहुत ही काइयापन से, धोखेबाज से तरीके से पीओके को अपने अधीन ले लिया और उसके बाद लगातार पीओके पर वो काबिज है और हमारी भारत की जितनी फौजें हैं वो सब रेड क्लिप लाइन पर हैं, जो कि इधर आती है, जिसको एलओसी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। इस लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ हमारी फोर्स है और उनकी वहां है। अर्थात कब्जे का देखा जाए तो इस समय पाकिस्तान काबिज है पीओके में। अब हमारे पास में जो उनके आने जाने के जो रास्ते हैं वो पहाड़ी क्षेत्र है और उस पर बहुत आसानी से वो आ जा सकते हैं। बिल्कुल उसको बॉर्डर को सील नहीं किया जा सकता। यहां बैठा हुआ आदमी दिल्ली और जयपुर में बैठकर अंदाज लगाता है कि उग्रवादी या आतंकवादी वहां से कैसे आ गए। वहां पर बर्फ रहती है, 12 महीने बर्फ रहती है और -डिग्री टेम्परेचर रहता है, जहां पर आसानी से निगरानी करना संभव नहीं है। किसी भी क्षेत्र से वो आ जा सकते हैं और वो आते हैं। अब इनको दूसरा जो मजबूत चीज मिलती है वो मिलता है इनको लोकल सपोर्ट। लोकल सपोर्ट 2 तरीके से है, एक तो राजी खुशी देते हैं और दूसरा जो लोकल सपोर्ट है वो है डंडे के जोर पर। उग्रवादी किसी के भी घर में बैठ जाते हैं और उसे बाध्य करते हैं कि हमें खाना खिलाओ, भोजन दो, हमको सारी चीज दो और यदि आप नहीं दोगे तो हम आपके घर वालों को ठोक देंगे। इसलिए वो मजबूरी में 2 तरह के लोग हैं, एक तो स्वेच्छा से जुनूनी होकर उनका साथ देते हैं, दूसरा मजबूर कर दिए जाते हैं। मजबूर कर दिए लोगों को हम अपनी तरफ कर सकते हैं, लेकिन जो जुनूनी है और उनको लोकल सपोर्ट देते हैं उन्हें आप और हम नहीं कर सकते। ये लोग पहले 2 थे, फिर आया कि ये 4 थे, लेकिन मेरा मानना है कि ये ज्यादा थे क्योंकि लोकल सपोर्ट था। ये घोड़े वाले भी बने हुए थे, ये लॉजिस्टिक वाले भी बने हुए थे, यहीं पर कई दिनों से ये रैकी करते हैं। अचानक कोई ऐसे बंदूक लाकर काम नहीं कर सकता। दूसरी जो समस्या है वो ये है कि भारत ने अपनी जनसंख्या को बैलेंस नहीं किया और वहां पर लोगों को बसाया नहीं, इसीलिए परिणाम आज भी वो की वही है कि जम्मू वाले रीजन के अंदर भारत के प्रति ज्यादा स्नेह है और घाटी की तरफ वालों में है, उनमें भी भारत के प्रति है, लेकिन इतना नहीं। इसके हम इतिहास में भी जाएं, इतिहास के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर की जनसंख्या का 70% के आसपास मुस्लिम बाहुल है, मुस्लिम है 70% और 28% हिंदू हैं और
1% 1.9% वहां सिख हैं और 0.7% वहां बौद्ध हैं। कुल मिलाकर 31% नॉन मुस्लिम्स हैं। अब जो मुस्लिम्स हैं, इनके अंदर भारत सरकार ऐसा कुछ नहीं कर पाई है कि इनके अंदर भारत के प्रति विशेष प्रेम हो। भारत सरकार ने जो काम किया है वो किया है इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत सरकार ने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और उनको विशेष सुविधाएं दी हैं। लेकिन भारत सरकार जो नहीं कर पाई वो ये नहीं कर पाई कि हमारी प्रजा को वहां बसा सके। 370 को 5 अगस्त 2019 में 370 हट गई थी और उसके बाद हमारे पास पूरा 5 वर्ष था। 3.5 वर्ष तो ऐसे थे कि जिसमें बहुत अच्छी तरीके से वहां पर इमरजेंसी जैसी लगी हुई थी। उन हालातों में हमारे एक्स फौजियों को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को और जो लड़ाकू जातियां हैं जिन्हें मार्शल कॉम कहते हैं, उन्हें उस क्षेत्र में बसाना चाहिए था और जम्मू रीजन वाले लोगों को वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके उधर बसाना था। लेकिन भारत सरकार ये नहीं की, जिसका परिणाम आज हमें भोगना पड़ रहा है। अब स्थिति ये है कि पीओके के ऊपर हमले वाली बात, पीओके को हम भारत सरकार यदि नहीं लेती है तो वो नजदीक सरके आएंगे और कश्मीर घाटी में जैसे 100% इस्लामीकरण हो चुका है, इसी तरीके से जम्मू की तरफ भी बढ़ेगा। क्योंकि लगातार जिनकी सत्ता रहती है उनके साथ होने में लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती और उनके साथ होते हैं। इस जम्मू कश्मीर J&K में कभी भी 100% हिंदूवादी सरकार नहीं आ सकती। इसलिए मजबूरी में पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो पार्टी है और जो महबूबा मुफ्ती है उसके सपोर्ट करके भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम बनाकर वहां रही और आज भी कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिए हुए है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में ओमर अब्दुल्ला रोए 2-4 वहां के इतने अच्छे विधायक हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा और तैयार हैं। लेकिन ये आज की सिचुएशन है जब इतना बड़ा कांड हो गया है और उन्हें अपराध बोध जैसा महसूस हो रहा है। उन्हें यह भी लग रहा है कि टूरिज्म अब अगले 2-3 साल तक खत्म है। दूसरा, मैं आपको बता दूं, टूरिज्म वहां का कोई मेन इकोनॉमी नहीं है। वहां की मेन इकोनॉमी है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज। वहां पावर प्लांट्स हैं, वो मेन इकोनॉमी है। टूरिस्ट का वहां, जैसा कि हमारे एक वहां पर मित्र हैं और वसीम मोहम्मद सैयद वसीम जो है, सैयद मोहम्मद वसीम है, उन्होंने बताया था कि 7 से 8% हिस्सा है इकोनॉमी का टूरिज्म का। तो टूरिज्म के बजाय ये व्यवहार जो सुधरेगा वो सुधरेगा पीओके के ऊपर आक्रमण से। पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा यदि बना दिया जाता है तो क्या होगा? पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर पावर है, भारत के पास भी है, लेकिन कोई भी देश न्यूक्लियर पावर का प्रयोग नहीं करेगा। युद्ध से पहले दोनों देश अपने अपने न्यूक्लियर के ठिकाने बता देंगे ताकि वहां पर कोई बमबारी या कोई मिसाइल नहीं दागी जाए। मिसाइल के मामले में भारत सक्षम है, हालांकि पाकिस्तान को चीन और तुर्की हथियार दे रहे हैं, उसके बावजूद कोई भी हथियार दे भारत के पास पर्याप्त है। इस समय माहौल इतना अच्छा है कि जम्मू कश्मीर की पूरी विधानसभा आपके साथ है, चाहे वो पाप बोध के कारण हो, अपराध बोध के कारण हो या कैसे भी। देश का पूरा वर्ग आपके इस हमले के लिए तैयार खड़ा है आपके साथ। यदि आप पीओके पर हमला करते हैं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी, प्रत्येक व्यक्ति आपके साथ खड़ा है। कोई हो सकते हैं लोग मोदी जी को, राजनाथ जी को पसंद नहीं करते हो, लेकिन इस हमले के लिए पूरा देश एक साथ है। भारत को इस हमले के समय इमरजेंसी के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध काल में हमेशा ही आपातकाल लगता है। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत है कि हमको अब तैयार हो जाना चाहिए और भारत सरकार के ऊपर भी दबाव है। इस समय यदि ये जो 24 विधानसभा खाली पड़ी हुई है, विधानसभा सदस्य जम्मू कश्मीर विधानसभा में, इनको भरने का समय आ गया है और यह समय यही है कि हम पीओके को अपने अंडर ले लें और इसके ऊपर हम 24 विधानसभाओं में एमएलए वहां के बना लें, चुनाव करवा लें और ये एमएलए जब जम्मू कश्मीर विधानसभा में बैठ जाएंगे तब देर सवेर ये उग्रवाद खत्म हो जाएगा। पंजाब का उग्रवाद डंडे से खत्म हुआ, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद डंडे से खत्म हुआ। मैं खुद उसमें इन्वॉल्व था, अरविंद राज खोवा का जब सरेंडर हुआ या जो उन्होंने आत्मसमर्पण किया, और हमारे लिट्टे का उग्रवाद भी डंडे से खत्म हुआ, एनसीएनएन का उग्रवाद डंडे से खत्म हुआ, नागा वाला डंडे से खत्म हुआ। राजदंड से ही ये उग्रवाद खत्म होगा और पाकिस्तान इतना नकटा है कि बिना नाक काटे आप इसका इलाज नहीं कर सकते। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं,
भारत की जनता आपके साथ खड़ी है और आप इस समय पीओके पर जितना जल्दी हो सके अपनी तैयारियां करके हमला करके और उस पीओके को भारत का हिस्सा बना दें। पूरे विश्व के जनमत से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शक्तिरेव जयते है और भारत की इस समय विश्व में कोई भी देश विरोध करने की स्थिति में नहीं है। चीन इसमें न्यूट्रल रहेगा, पाकिस्तान को हथियार देगा, यह तय है, लेकिन वो सीधा लड़ाई में नहीं आएगा, क्योंकि चीन का मार्केट भारत से बनता है और वो नुकसान उठाएगा। अमेरिका चाहे कुछ भी सोचता हो, लेकिन इसमें न्यूट्रल रहेगा और इनडायरेक्टली जैसे चीन पाकिस्तान को समर्थन कर रहा है, अमेरिका भारत को करेगा। रूस संभवतः खुलकर भारत के साथ आ जाएगा। इसके अलावा इजराइल पूरी तरह से भारत के साथ है, जर्मनी भी भारत के साथ है और कोरिया भी भारत के साथ है। और इतना ही नहीं, जो 50 ओपेक देश हैं, इनमें से अधिकांश देश इसमें न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन भारत के नागरिकों को परेशान नहीं कर सकेंगे, कारण कि भारत की उनके साथ सक्षम संधि है। तालिबान इसमें भारत का साथ दे सकता है, लेकिन आप शेर को भगाने के लिए बघेर मत पालिए, बघेर को भगाने के लिए चीता मत पालिए। तालिबान से हमें बचकर रहना पड़ेगा। हालांकि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, ये ठीक है, लेकिन अब आवश्यकता है तुरंत प्रभाव से हमला होने की। वैसे हमला होकर रहेगा और जल्दी होगा, और युद्ध नहीं होगा, हमला होगा। भारत हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर और उससे पीओके छीन लेगा। जय हिंद, जय मां भारती, जय भवानी।